Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we will discuss the topic of respiration. बच्चों, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो फूड का इंटेक करते हैं। अब क्या होता है, उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है और उससे एनर्जी यील्डिंग प्रोडक्ट यानी कि एटीपी जो है वो बनता है। रेस्पिरेशन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। व्हाई इज़ इट कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिमल्टेनियसली हो रही होती है। जो रेस्पिरेशन जो है, इसको हम जो सेलुलर लेवल पे हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। यानी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर। एज आई हैव सेड कि जो रेस्पिरेशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी उसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिमल्टेनियसली हो रही है। जो फूड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो ऑक्सीजन है उसकी रिडक्शन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है जी वाटर में। बच्चों, जो रेस्पिरेशन है ना वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि इसके बरक्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते, एनर्जी तो रिलीज़ होती है बट उतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ होती जितनी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। दोनों का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है। एज यू कैन सी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन्स हैं। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज का जो कंपाउंड है उसकी ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे हम बोलते हैं पायरोविक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरोविक एसिड है या तो वो अल्कोहल में चेंज होगा या फिर लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। तो इसलिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी 2 टाइप्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप सेम है, यानी कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे पायरोविक एसिड बोलते हैं। इसकी आगे से 2 टाइप्स हैं। अगर तो पायरोविक एसिड जो है वो अल्कोहल में चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन होती है लैक्टिक एसिड में तो इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है। लेकिन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें ये रेस्पिरेशन होती है। इसके अलावा जो मिल्क है उसमें भी ये रेस्पिरेशन होती है। जो बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होते हैं उनमें बेसिकली ये रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब इसको जो है ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। किस तरह से? अगर आपको बिग बैंग थ्योरी का पता हो तो आपको पता होगा कि जब ये अर्थ बनी थी, अर्थ पहले सन का पार्ट थी। जब अर्थ बनी थी तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई था और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि तब जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते थे उनका नाम था एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोब्स इनको बोलते थे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेते थे। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो लिविंग थिंग्स अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जबकि ये प्रोसेस जो है ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब ह्यूमन बींग्स के अंदर रेड ब्लड सेल मौजूद हैं जिनसे ऑक्सीजन बाइंड करती है,
अगर ह्यूमन बींग्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी जितनी के रेड ब्लड सेल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होगी, और इसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और एनर्जी की जो नीड है वो पूरी होगी। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बहुत से बेनिफिट्स के लिए भी इस्तेमाल किया ह्यूमन बींग्स के। जैसे कि आप लोगों ने केक खाए होंगे, आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, तो जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इनको इनके अंदर यीस्ट डलता है। यीस्ट की फर्मेंटेशन की वजह से जो डो है वो उसके अंदर आप कह सकते हो कि बेकिंग के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसी तरह एक फंगस है जिसको एस्परगिलस कहते हैं, उसकी फर्मेंटेशन की वजह से सोया सॉस बनती है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, फर्मेंटेशन के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन की मदद से जो है बैक्टीरिया से हम मिल्क से योगर्ट भी बना सकते हैं। सो इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। अदर देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स के ह्यूमन बींग्स की मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स की जो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों, अब हम ना रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे पढ़ लेते हैं कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है, तो उससे 1 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है और एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। तो जो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन है इसको 3 प्रोसेसेस में या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज़ क्रेब्स साइकिल, एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रेक डाउन। ग्लूकोज में मौजूद हैं 6 कार्बन्स। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं। इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड की बच्चों ब्रेक डाउन होती है एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए में 2 कार्बन्स मौजूद होती हैं। फर्दर एसिटाइल कोए की जो है ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है जिसमें 1 कार्बन मौजूद है। अगर आप ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में देखें तो हमारे पास एटीपी और NADH प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। अगर आप क्रेब्स साइकिल का जो हमारा स्टेप 2 है वो देखें तो एसिटाइल कोए जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, अगेन ATP, NADH और FADH2 जो है ये आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ETC से भी शो करते हैं, कैपिटल E, कैपिटल T एंड कैपिटल C, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, देन तीसरे कंपाउंड, देन चौथे कंपाउंड एंड सो ऑन, काफ़ी कंपाउंड से एक पाथवे से होते हुए क्या करते हैं, एंड पे एनर्जी यील्डिंग जो प्रोडक्ट हैं जैसे ATP, NAD और FAD बनाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट देखें आपके पास क्या बन रहा है, एनर्जी यील्डिंग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ATP, NAD या FAD बन रहा है। बच्चों, जैसे ATP एनर्जी करेंसी है, इसी तरह NAD और FAD भी क्या हैं, ये भी एनर्जी करेंसीज ही हैं। ये भी एनर्जी के लिए ही जो हैं यूज़ होते हैं। जो NAD है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 ATPs, यानी एक NAD में 3 ATPs के इक्विवेलेंट जो है एनर्जी होती है, जबकि जो FAD है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ 2 ATPs। इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो 2 ATPs जो हैं जनरेट होते हैं, जबकि अगर हम NAD की हाइड्रोलिसिस करें तो 3 ATPs जो हैं रिलीज़ होते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कोई
चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।